Yes, children. Cell, we have already started, right? Yes. Okay, this is also 40 minutes idea बच्चों. वापस आप लोगों को यही आईडी पे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? Okay, sir. Okay. I hope you all are preparing for your Sunday test. Urvashi, you missed. विद्यार्थीयों का कब चालू होने वाला है? How, Urvashi? You were not there yesterday. You missed yesterday's class. सर विद्यार्थी क्लास करने का कब चालू? हाँ, what you said, sir, उपमन्यु, क्या बोला? पूछ रहा हूँ कि विद्यार्थियों पे क्लासेस कब चालू होने वाले? बाकी कोई ले रहा है क्या? Anybody is taking classes there? तो नहीं Physics सर. का, chemistry का, math का? नहीं ना? ठीक है वेली, देखना पड़ेगा अभी, वो इतना यूज तो नहीं है, पर करते हैं कुछ. How are you, Urvashi? Yesterday you were not there, I suppose. No? Sir, I was traveling. Okay. So you saw that recording then, yesterday's we discussed Yes, sir. past board questions we discussed. Board questions नहीं, NEET questions we discussed. ठीक है, चलो फिर बच्चों पढ़ते हैं. Yes. Are you ready? Bhumi, please respond. बोलते रहो बच्चों, डिस्कस करके सेल चैप्टर मैंने शुरू किया था, बट डोंट वरी, आई विल गिव यू रिवीजन व्हाट आई टॉट इन द लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लास. थोड़ा सा ही पढ़ाया था, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया था मैंने, याद है ना बच्चों? दी ऑलरेडी क्या पढ़ा हमने? सर डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये है अपना चैप्टर. 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, मतलब सिर्फ इसका बेसिक्स सुना है आपने. चैप्टर और दिस सेल विल लाइफ. तो मैंने बोला था इस चैप्टर में 3 मेन टॉपिक से हम लोग जो पढ़ेंगे. कौन से 3 टॉपिक्स याद है? डॉक्टर्स को पढ़ाने के लिए डॉक्टर्स के जैसा हैंड राइटिंग आ रहा था. तो क्या क्या टॉपिक्स है बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल, फिर दूसरा क्या टॉपिक बोला मैंने? सेल थियरी सबसे पहले, सेल थियरी, और लास्ट में है यूकैरियोटिक सेल. ये है अपने टॉपिक्स. एम आई राइट बच्चों? दीज आर द 3 टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर में. ज्यादा सेल थियरी मैंने कल बताया था, बट आई विल रिवाइज इट नाउ, नॉट एन इशू. तो जो लोग कल एब्सेंट है, जिन्होंने ये मिस किया, उन लोगों के लिए वापस से ये फ्रेश टॉपिक है, जिन लोगों ने ऑलरेडी है ना. सो लेट्स, चलो शुभंकर ने ज्वाइन हो गए ना. मोहम्मद इज देयर, एमके नो, नहीं दिख रहा है. चलो बच्चों हो जाओ शुरू. सेल थियरी के बारे में मैंने कुछ बताया था आप लोगों को. सबसे पहले ये आपका स्कूल वाला टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ सेल, याद करो. यस सर. क्या रॉबर्ट हुक ने सबसे पहला सेल देखा था, वो डेड सेल था, वो 1665 में.
ईयर वो 1665, साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट वो हुक। एक बॉटल का इनको कॉर्क अभी हम था लोग क्या बोलते हैं, जो ट्री के तो क्या बोलते हैं कॉमनली रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी, हीटोलॉजी, जिन्होंने पहला सेल देखा था, who observed the first cell but it was a dead cell, plant cell था, if you remember, it was a dead cell, it was a cork of a tree, है ना, cork of a tree था, and then when it was observed, वो कैसा दिखा सेल उनको, that cell looked like hexagonal compartment, cellula, honeycomb like structure, जिसका मतलब होता है सेल। तो इस तरह से पहला सेल डिस्कवर हो गया रॉबर्ट हुक ने। ही रोट अ बुक आल्सो, यू रिमेंबर व्हिच बुक ही रोट, याद करो बच्चों। Micrographia. Yes, very good. This is the name of the book he wrote about this cell. बाकी कुछ नहीं, जब उन्होंने देखा सेल के बारे में तो इनको लगा कि सेल मतलब हॉलो कंपार्टमेंट्स होते हैं, दैट्स ऑल। उसके अंदर कुछ और दिखा नहीं, क्योंकि माइक्रोस्कोप सभी के एकदम सिंपल थे। अभी जो हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं वो 20वीं सेंचुरी वाले हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब 20वीं सेंचुरी के डिस्कवरीज है, इन्वेंशन है, तभी नहीं थे। उनके बाद में आए फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट, है ना, इट वाज समथिंग 1676, साइंटिस्ट का नाम था एंटन वॉन लीवेनहॉक। दिस पर्सन, एंटन वॉन लीवेनहॉक, who was the first person to invent light microscope। तो इन्होंने थोड़ा अच्छा माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, सो ही इन्वेंटेड लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें अच्छा लेंसेस था। he as he was the first person to invent light microscope, also he was the first person to observe living cell, first living cell। तो पहला लिविंग सेल भी इन्होंने ही ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने लिविंग सेल ऑब्जर्व करने के लिए, घर के नजदीक एक पॉन्ड था, उस पॉन्ड का पानी ले लिया और उस पानी को स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। थोड़ा सा टर्बिड वाटर था वो, एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, क्या दिखा उनको कि उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। समझ में आया कि नहीं बच्चों, बोलो। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर he was the first person to observe RBCs under microscope। he was the first person to observe amoeba, मतलब protozoans under microscope। he was the first person to observe sperm cells under microscope for the first time। मतलब पहली बार ये सब लिविंग सेल्स इन्होंने देखे थे माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, एंड ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय द बुक व्हिच वाज रिटन बाय दिस रॉबर्ट हुक। उनका वो बुक पढ़ के इंस्पायर हो चुके थे ये साइंटिस्ट भी, एंटन वॉन लीवेनहॉक चाचा। स्पेलिंग थोड़ा यूनिक है, आपको याद रखना है, लीवेनहॉक इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, फिर आए अगले साइंटिस्ट। अब उन साइंटिस्ट का नाम है, मतलब दो साइंटिस्ट अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सेल्स पढ़ रहे थे। 1838 में देयर वाज अ साइंटिस्ट हु वाज लर्निंग प्लांट सेल, तो ऑब्वियसली ही वाज ए बॉटनिस्ट। जो पढ़ रहे थे वो कौन थे, बॉटनिस्ट थे, और उनका नाम है, क्या नाम बताया था बच्चों, याद करो। सर स्क्लेडेन। यस, एमजे स्क्लेडेन, एमजे स्क्लेडेन, माइकल जैक्सन स्क्लेडेन, नो, माथियस स्क्लेडेन वाज हिज नेम, एंड ही वाज फ्रॉम जर्मनी। याद आया बच्चों, यस सर, कौन से कंट्री के थे ये, ही वाज फ्रॉम जर्मनी।
तो कैसे याद रखने का, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि श्लेडेन बिलोंग टू विच कंट्री, तो आपको मालूम होना चाहिए वेदर अगेन ही वाज बॉटनिस्ट और ही वाज सर जूलॉजिस्ट, वो भी आपको जर्मनी मालूम होना में चाहिए। हिटलर था, उसको सब लोग हेट करते थे और बॉटनी को सब लोग हेट करेक्ट। करते हैं। सब लोग नहीं करते बट मोस्टली बॉटनी और जूलॉजी के कंपैरिजन में भी अगर मैं आप लोगों का भी सर्वे करूं तो आप लोगों को भी जूलॉजी ज्यादा पसंद होगा कंपेयर टू बॉटनी, तो ये यस सर। सिनेरियो होता है। तो वैसे ये जो एम जे स्लेडेन थे वो बॉटनिस्ट थे, बॉटनी हम लोगों को ज्यादा पसंद नहीं होता, और जर्मनी बोला तो हिटलर का नाम हमारे दिमाग में आता है, तो हिटलर बुरा था तो जर्मनी भी बुरा, तो बुरा मतलब बॉटनी और अच्छा मतलब जूलॉजी, यू कैन रिमेम्बर बाय दैट। तो ये बॉटनिस्ट थे तो सर लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने फिर प्लांट्स बाद पढ़ा। में रुडोल्फ विर्चॉ भी आया था और रुडोल्फ हिटलर का भी हाँ नाम था, हाँ ठीक है ना, उसको भी बताया मैंने उससे वो, रिलेट कर आई सकते हैं। टोल्ड अबाउट इट। अरे वो छोड़ दो, वो नहीं, ये दो मेन साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा। तो इन्होंने प्लांट सेल पढ़ा एज ही वाज अ बॉटनिस्ट, और इन्होंने देखा कि प्लांट्स के अंदर भी सेल्स हैं और उनको उसने नाम दिया फिर, लाइक ही कॉल्ड देम एज अ प्लांट सेल, सो ही ऑब्जर्व्ड प्लांट सेल एक्चुअली, observed plant cell, being botanist he studied about plant cell and made some conclusion कि हर living organism cells का बना हुआ रहता है। That was the conclusion which was made by this person, that is M.J. Schleiden. ऐसे ही independently 1839 में there was another scientist who was studying animal cell, और जो animal cells पढ़ते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, zoologist. So there was a zoologist whose name is T.S. Schwann. Theodor Schwann was his name. He was a zoologist from Britain. Okay, so he was a British scientist. So अभी Britain is beautiful country. So beautiful country, beautiful subject या अच्छा subject है, interesting subject है zoology, तो ये अच्छी अच्छी चीजें हैं ऐसे याद रखो, ये दोनों बुरी बुरी चीजें हैं ऐसे याद रखो. So that is the way how you should remember. So he was studying animal cells. Simultaneously he was studying plant cells. So he also made some conclusions. और वो conclusions क्या थे कि both animals and plants are made up of cells. What conclusion he made? Both plants and animals are made up of cells. ठीक है बच्चों? Plants and animals are made up of cells. स्कूल में हो चुका है क्या ये चैप्टर? आप लोगों को एक शेड्यूल मिलेगा अभी, मैं कौन से ऑर्डर में चैप्टर पढ़ाऊंगा वो वाला ग्रुप में, तो दैट वी विल फॉलो. कोई मॉडिफिकेशन चाहिए आप लोग बता सकते हो आपके हिसाब से. ठीक है बच्चों? आशना, दिस चैप्टर इज ओवर इन योर स्कूल. हाँ, इज इट डन? बोलो. फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एनिमल सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है. प्लाज्मा ओके, हाँ, बट वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम उन्होंने नहीं दिया. तो एनिमल सेल्स आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, बस इतना ही देखा उन्होंने. और प्लांट्स में ही ऑब्जर्व दैट कि प्लांट्स में भी सेल वॉल ऐसा मेम्ब्रेन होता है और उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होता है, एंड दैट एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन नाउ वी कॉल एज सेल वॉल. तो वो उन्होंने देखा था एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्लांट्स में होता है, जो बाय डिफॉल्ट मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर, जिनको अभी हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाय डिफॉल्ट वाला दोनों में होगा, और सेल वॉल जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होगा. तो ये साइंटिस्ट इन्होंने ये कुछ कंक्लूजन बताया. तो फाइनली सेल थियरी का पोस्टुलेट क्या था, पोस्टुलेट्स या कंफर्म क्या बताया उन्होंने पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थियरी में? सबसे पहले सेल का डेफिनेशन जो आप लोगों ने पढ़ा है, सेल इज नथिंग बट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो ये होता है पहला पोस्टुलेट, सेल इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. दूसरा पोस्टुलेट बताया उन्होंने, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. क्या बताया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है बच्चों? आर मेड अप ऑफ सेल्स. दिस इज क्लियर?
तीसरा पोस्टुलेट क्या बताया, वो अभी एक और साइंटिस्ट आए सामने और वो ईयर था 1855. आई होप यू रिमेम्बर दैट. 1855 में रुडोल्फ वर्कॉ, another biologist who came forward, came into the light. He also studied the plants, animals, cells, etc. And finally, he also added something to the cell theory और cell theory को full stop दे दिया. सर क्या बोला रुडोल्फ इन्होंने? विर्क्रो किधर से है, कौन से कंट्री के है? देख लो जरा, कंफर्म करो. रुडोल्फ वर्कॉ Okay. देखना पड़ेगा. You only see that and tell. वर्कॉ, रुडोल्फ वर्कॉ. Maybe Dutch scientist, I suppose, but make it sure. नहीं सर, जर्मनी है. जर्मनी है. चलो अच्छा है, जर्मनी वाले लोग होशियार होते हैं. फ्रॉम जर्मनी. तो ही सेड दैट नए सेल्स कहाँ से आते हैं. सो ही मेड वन कंक्लूजन दैट इज ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला. याद है बच्चों ये स्टेटमेंट? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला. बोर्ड दिख रहा है पूरा? इज इट विजिबल? फुल बोर्ड बच्चों? कुछ कट नहीं रहा ना? यस सर. मीनिंग देखो क्या है उसका, बताओ मुझे. कल बताया था मैंने. बोलो बच्चों, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला? भूल गए क्या? आशना याद है बच्चे? क्या होता है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला? New cells developed by splitting of pre-existent. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ये होता है मीनिंग इसका. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब नए सेल्स पुराने सेल्स डिवाइड होके ही बनते हैं. और इस स्टेटमेंट के साथ में इस सेल थियरी को फुल स्टॉप मिल गया. ये थियरी पूरी हो गई. ऑलराइट बच्चों, दिस इज क्लियर? बोलो. तो बाद में बहुत और भी कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसमें कुछ फिर इन्वेंशंस भी किए, वो हम लोग पढ़ेंगे. मतलब न्यूक्लियस कौन डिस्कवर किया, प्रोटोप्लाज्म कौन डिस्कवर किया, दोज ऑल नेम्स वी विल बी डिस्कसिंग एज दैट टॉपिक विल बी देयर. इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? यस गर्ल्स? ठीक है, यही पढ़ाया था मैंने पिछले क्लास में, बस और कुछ नहीं. सो दोज हु हैड मिस्ड इट, फॉर देम आई रिपीटेड इट. और इन्होंने भी एक बुक लिखा है, दिस पर्सन. कौन? एंटन वॉन लेवेनहॉक. ही आल्सो हैज रिटन वन बुक. नाम याद है उस बुक का? मैंने बताया था आप लोगों को. हाँ, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर. आई होप यू रिमेम्बर दैट. द सीक्रेट्स ऑफ नेचर इज द बुक रिटन बाय एंटन वॉन लेवेनहॉक. इरेज करो बोर्ड में अभी बच्चों, बताओ मुझे. शैल आई इरेज द बोर्ड? हो गया लिख के आप लोगों का? मोहम्मद है क्या लेक्चर में? इसी देर एमके, आर यू देयर अटेंडिंग द क्लास? नहीं है क्या? चलो आगे बढ़ो बच्चों. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो दो टाइप के सेल्स, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. तो आर यू रेडी? Yes, sir. ओके. तो पहले डिफरेंस बता रहा हूं मैं आप लोगों को. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या है. ओके, लेट्स see the difference between prokaryotic and eukaryotic cell, then we will learn one by one. तो सबसे पहले स्कूल में पढ़ा है थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसके बारे में, याद है क्या? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल.
चलो हो जाओ शुरू। आप लोगों को क्या क्या याद है बताते जाओ मेरे को। स्टार्ट। श्रीकांत क्या याद है बोलो। बोलो बोलो बोलो। कुछ तो सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। सर यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल्स यूकैरियोटिक है। गुड, वेरी गुड। ये जो वर्ड है ना प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इसमें कुछ छुपा हुआ है ना बच्चों। ये प्रो मतलब कुछ होता है, कैरी ऑन मतलब कुछ होता है, यू मतलब कुछ है, कैरी ऑन मतलब कुछ है। क्या था वो? तो इसमें वो न्यूक्लियस के बारे में है। जब हम लोग बोलते हैं प्रो मतलब प्रिमिटिव, ये वो वाला प्रो नहीं, आप लोग बोलते हो ना इज प्रो इन दैट, वो प्रो नहीं है। इधर होता है प्रो मतलब प्रिमिटिव, ठीक है। और कैरी ऑन इज न्यूक्लियस। समझ में आया क्या बच्चों? बताओ। प्रो हाँ कैरियोटिक सर। सेल मतलब प्रिमिटिव सेल्स जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है। तो पहले ही इवॉल्व हुए थे इवोल्यूशन वाइज, अगर हम लोग बोलेंगे तो पहले प्रो कैरियोट्स आए, उसके बाद में यू कैरियोट्स आए। इनका न्यूक्लियस में क्या है? ईयू मतलब ट्रू, वेल डिफाइंड। कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, ट्रू होता है। ट्रू मतलब कैसे? जिसके अंदर चार चीजें होती है। एक, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा, न्यूक्लियोलस, उसके अंदर वो एक डार्क स्पॉट होगा। तीसरा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और चौथी चीज होगी उसके अंदर जेनेटिक मेकअप, वो होगा क्रोमैटिन फाइबर्स। तो जिसमें ये चारों चीजें हैं वो वेल डिफाइंड है। अगर उसमें से कुछ भी मिसिंग है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव न्यूक्लियस। एम आई क्लियर बच्चों? समझा कि नहीं समझा पहला डिफरेंस न्यूक्लियस Yes, के बारे में? आगे बढ़ो। अब न्यूक्लियस के बाद में आएगा साइज। सो यू हैव हर्ड दिस इन योर स्कूल कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा होता है, इट इज स्मॉल। कितना स्मॉल होता है? इट मे बी 1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। ओके, 1 माइक्रोन से 5 माइक्रोन। जब हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, इट इज लार्ज, which may be 10 micrometer to 100 micrometer in length। इससे भी बड़ा हो सकता है। हमारा न्यूरॉन तो 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है, पता है ना आपको? हाँ बच्चों। yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ो। नाउ कम्स नेक्स्ट डिफरेंस। साइज के बाद में आ जाएगा आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ऐसा कुछ सुना है क्या आप लोगों ने बच्चों? Yes, sir. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जो पार्ट्स ऑफ सेल होते हैं, आप लोगों ने सुना है वो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज वगैरह। तो जिनमें दो मेम्ब्रेन होते हैं उनको डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जिनमें एक होता है उसको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड की बात कर रहे हैं हम लोग, जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं। सो इट इज एब्सेंट हियर एंड प्रेजेंट हियर। एग्जांपल्स क्या है इसके? जब हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स तो हमारे दिमाग में आना चाहिए एग्जांपल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। सुना है ना बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस और गोल्गी बॉडीज। हैव यू हर्ड इट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो Yes, बच्चों, सुना है कि नहीं सुना है? प्लास्टिड्स, ये मतलब क्लोरोप्लास्ट वगैरह वगैरह। तो इनको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों। हाँ सर। अब आ जाओ, अब Yes, पढ़ते sir. हैं इसका क्रोमोसोम के बारे में। सो व्हेन यू से, ये स्कूल के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये दिस इज फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन 2। डेफिनेटली दे विल आस्क। अगर ये चैप्टर आपके स्कूल एग्जाम्स में है
तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। आ जाएगा आंसर देने को बच्चों? यस सर। बोलो। तो क्या याद है क्रोमोसोम के बारे में, बताओ मुझे। टेल मी व्हाट डू यू रिमेम्बर अबाउट दिस। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक ही होता है, सिंगल एंड सर्कुलर क्रोमोसोम। समझ में आया बच्चों? यूकैरियोट्स और में डबल यूकैरियोट्स में, हाँ यूकैरियोट्स में सिंगल नहीं होता, अभी यहाँ लिख रहा हूं मैं इसके बारे में। सो यूकैरियोट्स में डबल होती more, not one, many chromosomes are there and they are rod like. शेप ऑफ क्रोमोसोम कैसे होता है? रॉड के जैसे, ये वाला शेप आपने सुना है ना बच्चों? तो मोर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। हम लोगों में तो 46 क्रोमोसोम्स है ना ह्यूमन बीइंग्स में। तो ह्यूमन बीइंग्स यूकैरियोट्स है, प्लांट्स यूकैरियोट्स है, फंगाई यूकैरियोट्स है, इवन अमीबा पैरामीशियम भी यूकैरियोट्स है, पर उनमें एक सेल होता है, दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। हम लोग मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स है, बराबर ना भूमि? एम आई राइट बच्चा? Yes, sir. यस ठीक है, सर। ओके आगे बढ़ो। अभी इनका जो डीएनए होता है, यू मस्ट हैव हर्ड समथिंग अबाउट दिस डीएनए। क्या याद है? हमारा डीएनए में और बैक्टीरिया का डीएनए में क्या फर्क है? सोचो सोचो, चलो बच्चों, नहीं पता? डीएनए इज शॉर्ट एंड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। याद है ऐसा कोई वर्ड पढ़ा है क्या आप लोगों ने बच्चों? डीएनए इज शॉर्ट एंड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है जो हमारे डीएनए में ही प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक डीएनए में प्रेजेंट होगा, तो इधर एब्सेंट रहेगा। डीएनए इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स, और इधर डीएनए इज लॉन्ग। कितना लॉन्ग होता है? 2.2 मीटर्स बच्चों, सुना है आप लोगों ने? 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए हम लोगों में होता है, एंड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स। एम आई क्लियर? सर। हाँ बच्चों, तो यही रीजन है व्हाई डू वी हैव हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि हमारा डीएनए बहुत लंबा है और सेल माइक्रोस्कोपिक है। तो इतना मतलब 2.2 मीटर लंबा डीएनए माइक्रोस्कोपिक सेल में कैसे फिट होगा? तो वो लपेटा जाता है इन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। अब समझ में आया? सो दैट इट कैन बी accommodated in the microscopic cell. Is it clear everybody? हाँ बच्चों, समझा इतना? यस सर। अब आ जाओ राइबोसोम्स के बारे में। डू यू नो राइबोसोम्स? कुछ ऐसा सुना है वर्ड पहले कभी? सुना है क्या? सुना है राइबोसोम्स? नहीं पता? बर्गर के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स, ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस यस है, सर। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक ऐसे, एक्सोप्लाज्म। हाँ ऐसे दो बर्गर के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स है जो प्रोटीन्स तैयार करते हैं, तो इनको बोलते हैं फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये राइबोसोम्स दोनों सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी, बट द डिफरेंस इज प्रोकैरियोटिक सेल्स में उसको हम लोग बोलते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। कुछ सुना है क्या ऐसा? आशना, डू यू रिमेम्बर एनीथिंग लाइक दिस? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। और यूकैरियोट्स में उसको क्या बोलते हैं? 80S। 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। अब ये S क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो पता चलेगा। S इज एक्चुअली यूनिट, जिसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, नेम ऑफ द साइंटिस्ट स्वेडबर्ग, मतलब उसका रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। वो जो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग ऐसे टेस्ट ट्यूब को घुमाते हैं, तो वो अपने अपने डेंसिटी के हिसाब से वो मूव करते हैं टेस्ट ट्यूब के बॉटम में, तो उस रेट को ही बोलते हैं ये स्वेडबर्ग यूनिट। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स थोड़े हल्के होते हैं, यूकैरियोटिक थोड़े हेवी होते हैं। अगेन वी विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट दिस। इसमें जो दो बर्गर के जैसे टुकड़े होते हैं, उसमें भी अगर हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग 50S और 30S यूनिट्स।
इसका एडिशन करके 78 नहीं आ रहा है तो वो एक्चुअली एडिशन नहीं है, इट इज इंडिविजुअल सेंट्रीफ्यूगेशन रेट उनका। तो ये अपना बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स है। नहीं तो कुछ मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे बोलेंगे ये कैसा मैथमेटिक्स है, तो ये अपना बायोलॉजी वाला मैथमेटिक्स है। जब ये दो बर्गर के टुकड़े अलग अलग होते हैं तो उनका सेंट्रीफ्यूगेशन रेट 50s और 30s होता है। जब एक दूसरे में जुड़ जाते हैं प्रोटीन तैयार करने के टाइम में, उनका सेंट्रीफ्यूगेशन रेट 70 स्वेटबर्ग होता है। और इधर 80s वाले 40 जब 60 इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, आया था इनफैक्ट बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, नीट में, सीईटी में, इवन टीचर लोगों का भी कुछ एग्जाम्स होता है। लाइक आई हैव क्वालिफाइड वन प्रोफेसर वाला एग्जामिनेशन जो कि बहुत अगेन टफ होता है, हार्ड होता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट नेट सेट एग्जामिनेशन, ये वाला एग्जामिनेशन, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये वाला प्रोफेसरशिप के लिए होता है। तो ये मेरे वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, आई रिमेम्बर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नॉट सीईटी, दिस इज सेट, इट इज फॉर प्रोफेसर्स टू टीच इन द कॉलेज, सीनियर कॉलेज, नॉट फॉर 12th के बाद में पढ़ाने के लिए आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है। और इसका रिजल्ट बहुत कम लगता है नेट सेट का, विच इज ओनली 2%, 3%। मेरे टाइम में रिजल्ट लगा था 3%, 3 पॉइंट समथिंग परसेंट था। मतलब 70,000 में से 2,700 पीपल क्वालिफाइड दिस एग्जाम। तो उसमें ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन। तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये कॉमन क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ो, राइबोसोम्स हो गया। अब राइबोसोम्स के बाद में अगला वाला डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें डिवीजन कौन से टाइप का होता है, सेल डिवीजन। तो ये हमेशा अकेले एक ही सेल के होते हैं ना, दे आर यूनिसेल्युलर, सो दे डिवाइड बाय एमाइटोसिस। इनमें जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं एमाइटोटिक डिवीजन। मतलब एक डिवाइड होके ज्यादा से ज्यादा 2 सेल्स बनाएंगे, बस हो गया। वो 2 से और 4, 8 ऐसे नहीं बनेंगे जो हम लोगों में होता है। तो हमारा जो सेल डिवीजन है उसको बोलते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन। समझा क्या बच्चों? मतलब एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, 4 से 8, एंड इट विल मल्टीप्लाई इन दैट ऑर्डर। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चों माइटोटिक डिवीजन, एमाइटोटिक डिवीजन क्या होता है? अब अगला वाला डिफरेंस सुनो सेल वॉल के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सेल वॉल, बैक्टीरिया सब इसमें आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल किसमें होता है अगर पूछा तो ब्लाइंडली यू शुड से दैट इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी ब्लू ग्रीन अलगे वगैरह भी है, यू नो दैट, साइनोबैक्टीरिया, राइट? तो उनका जो सेल वॉल होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकैन। इंपॉर्टेंट वर्ड है पेप्टिडोग्लाइकैन, न्यूरामिक एसिड। इज इट क्लियर बच्चों? पेप्टिडोग्लाइकैन और न्यूरामिक एसिड का बना हुआ रहता है सेल वॉल इन बैक्टीरिया। और यूकैरियोट्स में, प्लांट्स में सेल वॉल होता है, आपको पता है वो किसका बना हुआ रहेगा? प्लांट्स में इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज या इट मे बी मेड अप ऑफ काइटिन इन केस फंगाई। पढ़ा है ना आप लोगों ने ये? फंगाई में काइटिन का बना हुआ रहता है। इवन प्लांट्स में डेड सेल वॉल होता है पेक्टिन का। डू यू रिमेम्बर दिस वर्ड? कुछ पढ़ा होगा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ऐसा कुछ पढ़ा है? तो स्क्लेरेनकाइमा में ये डेड सेल्स होते हैं, इसलिए वो डेड, आई मीन ये पेक्टिन होता है इसलिए वो डेड सेल्स होते हैं। याद आया क्या? yes 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो याद होगा। तो दिस इज क्लियर एवरीबडी? इन एडिशन टू दैट अभी एक दो छोटे डिफरेंसेस हैं, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सेल में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड आपको 11th में ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बट 12th में इसके बारे में बहुत ज्यादा रेफरेंसेस आएंगे आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। तो ये प्लाज्मिड्स एडिशनल डीएनए होता है ओरिजिनल डीएनए के अलावा। ये जो ओरिजिनल डीएनए या फिर क्रोमोसोम है, इन एडिशन टू दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, वो भी डबल स्टैंडर्ड होता है।
सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। ये हम लोगों में कभी नहीं होता है, नेवर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो इधर आएगा एब्सेंट। और वो एक टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, मतलब हम लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी सर उसको ही काट के फिर लगाते हैं ना प्लाज्मिड हाँ को। हाँ, नाउ इज इट ओके उर्वशी? यस बताता हूँ। ये प्लाज्मिड जो है ना, इसको वेक्टर करके यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। मतलब जो जीन्स हम लोग ट्रांसफर करते हैं, एक इंडिविजुअल का जीन्स दूसरे इंडिविजुअल में, तो वो पहले जीन को कट करके इसमें पेस्ट करते हैं, फिर इसको उस बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे, फिर वो मल्टीप्लाई होगा जीन्स, एंड देन यू कैन यूज दोस मल्टीपल जीन्स फॉर डोनर रेसिपिएंट, जिसमें ट्रांसफर करना है उसमें उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये एक वेक्टर का काम करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इट्स वेरी वेरी सर ये इंपॉर्टेंट 12th में ही बच्चों। आएगा। हाँ, 12th में अपने को चैप्टर है ओके बायोटेक्नोलॉजी करके, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये कैसे कट कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो सब अपने को वो उस चैप्टर में इंजीनियरिंग आएगा। के लिए है। बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस, अरे वो उसका इंट्रोडक्शन, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी पूरा फील्ड है बायोलॉजी में, जिसमें लोग अपना सर 12th वो के बाद में ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी इंजीनियरिंग करते हैं करने उस से भी सब्जेक्ट मिलता है में। ना बायोटेक्नोलॉजी, अगर बायोलॉजी लिया पीसीएमबी। बायोटेक्नोलॉजी प्लेन ये होता है आपका बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, उससे एमएससी इन बायो लेंगे बायोटेक्नोलॉजी। और और जेनेटिक मैथ्स इंजीनियरिंग नहीं अलग है, लेंगे तब भी तो मिलेगा। दैट इज, हाँ, मैथ्स से लेना देना नहीं है कुछ इसका ज्यादा। ठीक है बच्चों, समझा? सिलेक्टेड कॉलेजेस में होता है ये। लाइक नाउ आई एम टीचिंग इन आईसीएल कॉलेज वाशी फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो हमारे कॉलेज में ये सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी। तो दोज हु आर डेस्परेट इन मेकिंग देयर करियर इन दिस बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, वो लोग कर सकते हैं उसमें। फिर एमएससी भी है हमारे यहाँ पे, तो वी हैव पोस्ट ग्रेजुएशन टू, इट्स इन वाशी। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, बोलो यस सर। आगे बढ़े। एक और डिफरेंस ऐड कर दो बस, और फिर एग्जांपल्स।